हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक जो हमारे सीधे सीधे अनाज की और खाने की ज़रूरत से रिलेटेड है। इसके अंदर एनिमल फूड और प्लांट फूड ऐसे दोनों फूड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और किस तरह से इस फूड का हमें जो है ना वो प्रमाण जो है बढ़ाना है। इसका जो हमें प्रोडक्शन है वो किस तरह से बढ़ाना है वो हमको देखना है। दोस्तों, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ अगर फूड नहीं बढ़ेगा तो पॉपुलेशन नहीं पल सकती। फूड का बढ़ना कंपलसरी है और उसके हिसाब से हमारा टॉपिक है एनहांसमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले अलग अलग से उपाय योजना। दोस्तों, यू मस्ट बी नोइंग दैट कि एक्चुअली टाइम इमेमोरियल हमें पता नहीं है कितने लंबे अरसे से हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब एनिमल्स को हमारे अंडर कैप्टिविटी रखते हैं। एनिमल्स को पालतू बनाना और खेती-बाड़ी करना, ये प्रोसेस तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा समय से हम फॉलो कर रहे हैं और इससे हमारा गुजर बसर होता है। हमारी जो ज़रूरत है फूड की वो पूरी होती है। एनिमल्स को साथ में रखना और एनिमल का इस्तेमाल खेती के लिए करना, ये दो बातें जो है वो एक दूसरे से जुड़ी है। एनिमल्स हमारे खेतों में काम करते हैं, उसको फर्टिलाइज़र देते हैं और हमारे लिए दूध, फ्लैश, एग्स, फर, लेदर, बोन्स ऐसी कई चीज़ें हमें देते हैं जिसका इस्तेमाल हम हमारे रूटीन लाइफ के लिए करते हैं। तो एनिमल्स को अंडर कैप्टिविटी रखना, डोमेस्टिकेट करके रखना, उनको पालतू बनाना, दैट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। इट इज एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? इट इज to keep the animals under captivity. What is captivity? Captivity माने पालतू बना के रखना। डोमेस्टिकेटेड, उसको डोमेस्टिकेट करना। डोमेस्टिकेट का मतलब होता है उसको पालतू बनाना। दोस्तों, एनिमल्स को पालतू बनाते हैं तो उनसे हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं। जनरली जो एनिमल्स हम पालतू बनाते उसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है कि उससे हमको मिल्क चाहिए। हम दूध के लिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एनिमल डोमेस्टिकेशन दूध के लिए होता है। नंबर 2 फ्लैश के लिए होता है, जैसे कि मुर्गियां हैं, बकरियां हैं और कैटल्स है। कई देशों में बीफ खाया जाता है, पोर्क, पिग्स का फ्लैश पोर्क खाया जाता है, बीफ खाया जाता है कैटल्स का, मटन ऑफ गोट एंड दैट इज चिकन जो हम मुर्गियों से लेते हैं। तो मिल्क, फ्लैश, एग्स, फर दैट इज हेयर्स। उसके बाद लेदर इसके लिए भी एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट करते हैं। और FYM फार्म यार्ड मैन्योर या ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए बोले तो उनसे जो खाद है, फर्टिलाइजर है, उसके लिए भी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उद्देश्य जो है ये। इसके अलावा भी कुछ उद्देश्य है जिसमें हम बोलते हैं कि एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट करते फॉर आवर सेल्फ प्रोटेक्शन। आपने देखा होगा डॉग्स को लोग पालतू बनाते हैं। हाँ, कुछ कंट्रीज में तो चीता है, इनको भी रखते हैं फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। हॉर्सेस को ट्रांसपोर्ट के लिए रखते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल डोमेस्टिकेशन। अगर बुलक्स है, हमें बुलक से ना फ्लैश चाहिए ना दूध चाहिए, हमें क्या चाहिए? उससे ट्रांसपोर्ट चाहिए। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर फार्म प्रैक्टिसेस, खेत में उनको काम लगाते हैं। सो अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कई बार तो मनोरंजन के लिए भी एनिमल्स हम रखते हैं। आता मला सांगा, पोपट पाळणं, पोपटापासून तुम्हाला ना अंडे मिळणार ना बाकी काय मिळणार। पोपटाला आम्ही खाते ही नहीं, चिकन के जैसा नहीं खाते उसको। तो उसका उद्देश्य क्या है फिर? ओनली एंटरटेनमेंट। कभी कभी पेट डॉग्स रखते हैं, वो डॉग ना सुरक्षा कर सकता है। आम्ही आता पोमोलियन जातीचे जे कुत्रे असतात ते पांढऱ्या फरचे
खूप सारे केस असलेले कुत्रे छोटेवाले, या पग, वोडाफोन कंपनीनं ज्या डॉगला ॲडव्हर्टाईजमध्ये वापरलं होतं ते पग डॉग आहे, पग PUG. त्याचा उपयोग काय? वो सुरक्षा नहीं देता, वो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है, समझते हैं. सो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, इट इज फॉर डिफरेंट पर्पजेस. अभी कोबरा, कुछ लोग नाग, सांपों को डोमेस्टिकेट करते हैं, वो हमारे मनोरंजन से अपनी कमाई करवा लेते हैं. सो वेगवेगळे उद्देश आहेत. ॲनिमल डोमेस्टिकेशनचा उद्देश एक नाही आहे. आणि माणूस केव्हापासून ॲनिमल डोमेस्टिकेट करायला लागला हे म्हणजे आम्हाला आठवत सुद्धा नाही. हजारो वर्षांपासून ॲनिमल्सला आम्ही आमच्या अंडर कॅप्टिव्हिटी ठेवत आलेला आहे, त्यांच्यापासून आमचा उदरनिर्वाह होत आलेला आहे. पण सध्या जे ॲनिमल डोमेस्टिकेशन चालतं त्याला एक कमर्शियल स्वरूप आलेलं आहे. एक आकडे असे सांगतात की अजूनही भारत आणि चायना जे डेव्हलपिंग कंट्रीजमध्ये येतात, याच्यामध्ये चायना तरी बऱ्यापैकी थोडासा सुधारलेला आहे, पण इंडिया तर अजून खूप सारं मागं आहे. इंडिया आणि चायना या दोन डेव्हलपिंग कंट्रीजमध्ये जे ॲनिमल्स आहेत, नंबर आकडा सगळ्या जगाच्या आकड्याच्या 70% ॲनिमल्स फक्त भारतात आहेत आणि चायनामध्ये आहेत. इंडिया और चाइना दोनों मिलकर के अगर आप देखते दोस्तों तो 300 करोड़ की लोक संख्या इन दो देशों में, 300 करोड़ जागतिक लोक संख्येच्या 300 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो दो इन देशों में पलती है, आप देख सकते हैं. और खास तौर पे इनमें जो एनिमल्स प्रेजेंट है, पूरी दुनिया के एनिमल्स के 70% एनिमल्स सिर्फ भारत और चाइना में. इंडिया और चाइना में कितने एनिमल्स है? तकरीबन 70%. लेकिन आपको ये सुन करके बड़ा अचंभा होगा कि इसका जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, नॉट मोर देन 25%, 25% ज्यादा नहीं है. मतलब नंबर इतना बड़ा, प्रोडक्टिविटी इतनी छोटी. क्या समझे? नंबर ह्यूज नंबर है. 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लाईव्हस्टॉक आणि ॲनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड ॲनिमल्स, पाळीव प्राणी भारत आणि चायनाकडे 70%, प्रोडक्टिव्हिटी 25% जगाच्या. म्हणजे आमच्यामध्ये प्रॉब्लेम जो आहे तो क्वालिटीचा आहे. गायी भरपूर आहेत, दूध कमी निघते. आज आमच्या गावांमध्ये बघा, बऱ्याचदा गायी असतात, जवळपास प्रत्येकाकडे गायी म्हशी असतात, पण त्याचं जो दूध बघितलं तर ते घरची दुधाची गरज सुद्धा पूर्ण होत नाही, विकण्याला ते मिळणारच नाही. आणि जरी विकलं तर आमच्या कुटुंबाचा फक्त उदरनिर्वाह व्हावा इतकंच. मित्रांनो, डेन्मार्क नावाचा जो देश आहे तो एवढं दूध उत्पादन करतो. एक वेळेस त्याचा शेजारी देशासोबत काहीतरी पंगा झाला, त्याने एक फार मजेशीर धमकी दिली होती डेन्मार्कनं. कोणती माहिती आहे? की बघा, आमच्यासोबत पंगा घेऊ नका. कसं काय? की आमच्याकडे एवढं दूध आहे की आम्ही तुमच्या देशाकडे ते दूध असं सांडून देऊ आणि तुमच्या देशात पूर येईल आणि तुमचा देश वाहून जाईल. अर्थ कळतो? म्हणजे दे आर सो कॉन्फिडेंट, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास इतना दूध है कि बाढ़ ला सकते दूध की. डेनमार्क दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश, डेयरी में 1 नंबर का देश बोले तो डेनमार्क. ऐसा इसीलिए है कि उनके लाइव स्टॉक, उनका जो लाइव स्टॉक माने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पालतू जो प्राणी है वो अच्छी नस्ल के हैं, गुड क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी है. आमच्याकडे बऱ्याचदा खुंट्याला बांधून असलेली म्हैस जी आहे ते 2-2 वर्ष दूधच देत नाही, नाही तर अर्धा लिटर दूध देते. आमची देशी मुर्गी बघा तुम्ही, देशी कोंबडी, गावरानी कोंबडी, वर्षभरामध्ये आमच्या गावरानी कोंबडीचा अंडे देण्याचा जो रेट आहे, इट इज ओनली 90 अंडे, 90 अंडे. देशी मुर्गी फक्त 90 अंडे देते. आणि आता HS260 नावाची एक मुर्गी तयार झाली, HS260. तिचं नाव 260 पडलंय कारण ती एका वर्षामध्ये 260 अंडे देते. आता 90 अंडे देशी मुर्गीचे आणि हायब्रिड मुर्गीचे 260 अंडे. यू कॅन कम्पेअर. जर आम्ही त्याच मुर्गीच्या भरोशावर बसू, वर्षभरात फक्त 90 अंडे, तर एक अंडा आम्हाला 2000 रुपयाला घ्यावं लागेल. जर तेच अंडे फक्त विकले देशी मुर्गीचे, एवढं छोटं अंड किती लोकांना पुरणार आहे सांग?
आज प्रत्येक जण दुकानावर जाऊन अंडा घेऊ शकतो. याचं कारण असं आहे की आज प्रोडक्टिव्हिटी वाढवली आहे, बेस्ट क्वालिटी. आमची देशी गाय बघा तुम्ही, गावरानी गाय हार्डली 1 लिटर 1.5 लिटर 2 लिटर दूध देते. संकरित गायीची तुम्ही आसपास विचारा, संकरित गायीचं उत्पादन किती आहे. हाइब्रिड जो काऊ है, जर्सी काऊ है, उनका जो प्रोडक्शन है वो 20 लीटर 15 लीटर 25 लीटर यहाँ तक जाता है. तो ये प्रोडक्टिविटी का मामला है. अब दोस्तों जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है वो सबसे ज़्यादा मिल्क, फ्लैश, एग्स, फ्लैश माने जो नॉनवेज मतलब सॉरी चिकन है या मटन है, इसके लिए. अब आप देखेंगे किस तरह से जो है वो एनिमल डोमेस्टिकेशन होता है. इन द केस ऑफ यूर खासतौर पे मिल्क के लिए, मतलब डेयरी के लिए. डेयरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू फॉर डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग और डेयरिंग बोलते हैं इसको. तो डेयरी के लिए हम कौन से एनिमल्स रखेंगे और उसको कैसे डोमेस्टिकेट करेंगे. दोस्तों हम जो एनिमल डोमेस्टिकेट करते हैं उसमें जो है ना वो गाय, भैंस, बकरी, ये दूध वाले बोल. मिल्क डेयरी के लिए जो एनिमल्स है वो काउज है, बफेलोज है, बफेलोज है और गोट है. गोट डबल पर्पस के लिए होता है, वैसे काऊ भी डबल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते. गोट है. रेगिस्तान में आप कैमल को भी दूध के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. और ब्राजील जैसे देश में दोस्तों, ब्राजील घोड़ों को भी, हॉर्सेस को भी दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा बोले तो ये 3. अभी बाकी के जो है वो बहुत कम है. मैंने एक बात सुनी है, मेरे ख्याल से दैट इज आई थिंक इन द राजस्थान, ये कल परसों की न्यूज़ है कि किसी ने एक डेयरी डाली. आप बोलेंगे सर डेयरी तो गांव में, इसमें कौन सी बड़ी बात. एक डेयरी डाली, वो डेयरी चलती है सिर्फ गधे के दूध पे, द मिल्क ऑफ डोंकी. आप बोलेंगे सर ये कौन सी बात हुई, गधे का दूध बोले तो व्हाट इज दिस. गधे का दूध और उस पर डेयरी कैसे चलेगी और उसको खाएगा कौन. अरे भैया आपको पता नहीं होगा, गधे का दूध माने फीमेल डोंकी जो है 7,000 रुपया लीटर वो बेच रहे. मुझे क्लियर नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट इज फ्रॉम राजस्थान, और उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. अब बोलेंगे सर ऐसा क्या है. सो आई थिंक दैट इज द मैटर ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड पौष्टिकता. ये कुछ चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, आई डोंट नो. लेकिन मैं ये बोल रहा कि डेयरी किस पे चलती है, तो मिल्चिंग एनिमल्स, इसमें काउज है, बफेलोज है, गोट है, इन पे जो है ना वो डेयरी चलता है. अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा. पहली चीज़ तो आपको जो करना है दोस्तों वो ये है कि अच्छी नस्ल माने हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई रेजिस्टिविटी की जो नस्लें हैं, जो जातियां हैं एनिमल्स की, उसको आपके डेयरी फार्म पे रखना है. अब अच्छी प्रोडक्टिविटी एक एनिमल में है और जो है वो हाई रेजिस्टेंस दूसरे एनिमल में है. सपोज एक गाय की जात है जो बहुत अच्छा दूध देती है 40 लीटर सपोज, और ये बीमार नहीं पड़ती, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्रॉस करते हैं और उनसे एक अच्छी नस्ल की गाय बनाते. इसको आगे जो है ना वो सिलेक्शन करते हैं, अच्छे मेल और फीमेल को सिलेक्ट करते जाते हैं. तो एक हमें जात ऐसी मिलती है जो दूध भी ज़्यादा देती है और उसकी रेजिस्टिविटी, इम्यूनिटी भी ज़्यादा है. इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो फार्म है, डेयरी फार्म है, प्लस में बोले तो प्रॉफिट में चलेगा. नहीं तो क्या होता पता है, प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है और अगर वो बीमार करके जानवर मर रहे तो आपका डेयरी फार्म लॉस में जाता है. नहीं तो फिर रेजिस्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन दिन भर में 1 लीटर दूध दे रही गाय, उसका मेंटेनेंस आप नहीं निकाल सकते. समझ रहे हैं ना. तो रेजिस्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी दोनों चाहिए गाय में, बफेलो में, गोट में, जो भी. ये बात हुई अच्छी नस्ल की गाय कैसे बनाना है. हाई प्रोडक्टिविटी एंड गुड रेजिस्टेंस, दोनों जातियों को क्रॉस करो, अगली जात बनाओ और वो जात जो होगी वो आपको मतलब प्रॉफिट देगी.
बीमार भी नहीं पड़ेगी, मरेगी नहीं, और साथ में उत्पादन भी ज़्यादा देगी। इससे आपका डेयरी फार्म पॉजिटिव में या जो है ना प्रॉफिट में चलेगा। इसके अलावा आप डेयरी फार्म के लिए क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज, देयर मस्ट बी परफेक्ट हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, दोनों की। नंबर 1 जानवर एनिमल की, नंबर 2 हैंडलर की, हैंडलर। नंबर 3 जहां वो रहता है एनिमल, उसके आसपास की सारा जो एम्बियंस है वो डर्ट फ्री होना चाहिए, वातावरण सारा गंदगी नहीं होनी चाहिए वहां पर, क्योंकि कई बार गंदगी से एनिमल भी बीमार पड़ता और जो मिल्क है ना उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। समझते ना? देयर मस्ट बी हाइजीन ऑफ एनिमल एज वेल एज हैंडलर जो दूध निकालता है, एनिमल की केयर देखभाल करता है, वो भी स्वच्छ चाहिए। और वैसे भी आजकल बहुत बड़े जो डेयरी फार्म्स है वो मैकेनाइज्ड हो चुके हैं, दे गॉट मैकेनाइज्ड, सब तरफ मशीनें लगी हैं। आजकल तो दूध भी मशीनों से निकाला जा रहा है, दे आर टेकन फ्रॉम मशीन्स। इसलिए हाइजीन का उतना मोटा प्रॉब्लम थोड़ा सा मतलब नहीं रहा तगड़ा, लेकिन फिर भी है, मसला है, हाइजीन का मसला है। मशीनों को तो धोना पड़ता ना भाई, ठीक है, मशीनें देखभाल कर रही है, मशीनें दूध निकाल रही, मशीनें वॉशिंग कर रही, गोबर भी मशीनें निकाल रही, लेकिन फिर भी मसला आता है एनिमल को और फार्म को और सारी चीज़ों को स्वच्छ रखने के लिए इंसान को ध्यान देना ही पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी। तो दोस्तों ये भी चीज़ है। उसके बाद उनका खुराक आता है, आपको दूध ज़्यादा चाहिए तो न्यूट्रिशियस डाइट यू मस्ट सप्लाई टू द एनिमल, यू मस्ट गिव ऑल द कंडीशंस विच विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, दूध बढ़ेगा इस तरह से। उसको खुराक जो है वो प्रोटीन रिच, मिनरल रिच वो डाइट देना पड़ता है। ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर इन द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, फॉर एग्जाम्पल टू मच सीवरिंग कोल्ड इज देयर, बहुत कम टेम्परेचर है, वहां पे वार्म रखने के लिए एनिमल्स को यू मस्ट केयर। नेक्स्ट थिंग, टू मच हाई टेम्परेचर, उस समय एनिमल्स को आपको ठंडा रखना पड़ेगा। ऊपर से पक्के मकान चाहिए, जो मतलब छत चाहिए जिससे वो प्रोटेक्ट हो सके। उसके साथ में देयर मस्ट बी द रेगुलर चेकअप बाय वेटरनरी डॉक्टर, आपके डेयरी फार्म को वेटरनरी डॉक्टर का रेगुलर विजिट चाहिए। अगर आप एक मोटी तगड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक अच्छा खासा आप पैसा उसमें लगाते हैं, तो उसको अगर रिटर्न आपको चाहिए, दैट यू एक्सपेक्ट द रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, तो यू मस्ट बी प्रोफेशनल, you must be professional. A veterinary doctor should visit your farm, should check up your animals, whether they are healthy, whether they are ready for mating, whether they are ready for mating or not, if the gestation is there, pregnancy is there of some of the female animals, then how it is going, whether the इन्फेंट और द जो भी फीटस है, तो फीटस अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, गर्भ अच्छा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो इसके लिए वेटरनरी डॉक्टर को चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ही मस्ट मतलब विजिट योर फार्म रेगुलर, उसने विजिट करना चाहिए। सो ये भी एक मामला बनता है डेयरी फार्म की मैनेजमेंट का, इसको बोलते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ये चीज़ है। ये हुआ डेयरी। अब डेयरी से आपको क्या क्या मिलेगा? दूध और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। नंबर 2 जो बाय प्रोडक्ट है वो है गोबर, माने उसका आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं, ओके ना। तो ये एनिमल्स लास्ट में मतलब फ्लैश के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सो दिस इज योर डेयरी फार्म मैनेजमेंट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द पोल्ट्री फार्मिंग, और पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोल्ट्री। दोस्तों जो पोल्ट्री होता है ना, पोल्ट्री, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि सिर्फ इसमें मुर्गियां आती हैं, तो दोस्तों सिर्फ इसमें मुर्गियां नहीं आती, इसमें डेफिनेटली मुर्गियां सबसे ज्यादा आती है, फोल्स माने मुर्गियां, फोल्स, लेकिन उसके साथ गीज भी आते हैं।
टर्कीज भी आते, टर्कीज, हाँ, फूल्स, गीज, टर्कीज, गुनिया, these all animals comes under the पोल्ट्री। पोल्ट्री में जो उद्देश्य होता है, आप पोल्ट्री से क्या चाहते हैं, तो सबसे मोटा तगड़ा उद्देश्य जो है पोल्ट्री का वो है एग्स एंड फ्लैश। एग्स एंड फ्लैश, ये सबसे मोटा तगड़ा जो इसका उद्देश्य है कि आपको पोल्ट्री क्या देती है। पोल्ट्री आपको देती है अंडे और पोल्ट्री आपको देती है फ्लैश। डक्स भी आते हैं इसके अंदर, डक्स डक्स, टर्कीज, गीज, फूल्स, इनसे आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। मैंने बोला ना कि हमारी देशी मुर्गी सिर्फ 90 अंडे देती, इसीलिए पोल्ट्री बिजनेस इसके भरोसे नहीं चल सकता। आज अंडे की खपत अगर आप देखते हैं तो अकेले महाराष्ट्र में पर डे का जो अंडे का सेल है, मतलब सेल आउट जो है वो क्रोर्स में रहता है, क्रोर्स, मल्टी क्रोर्स पर डे जो अंडे लगते हैं महाराष्ट्र में वो मल्टी क्रोर्स में जाते हैं। एक दिन में शायद 5 करोड़ 10 करोड़ अंडे। तो अगर इतने अंडे एक दिन में लगते हैं तो आपको पर डे इतने बनाने पड़ेंगे। योर फार्म मस्ट कंटेन सच कैपेसिटी। आपका जो पोल्ट्री फार्म है उसकी कैपेसिटी इतनी चाहिए कि वो एक दिन में 10 करोड़ अंडे बनाए। मतलब आप एक फार्म में नहीं, अलग अलग फार्म्स में मिल करके महाराष्ट्र को 10 करोड़ चाहिए अगर, तो फिर इन फार्म्स की जो कैपेसिटी चाहिए वो लाखों में तो होना ना। और इसीलिए यहाँ पे अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग फोल्स को लेकर के होती है, फोल्स। और उसमें दूसरा जो प्रकार मतलब एग्स के लिए एक और फ्लैश के लिए, हम जो फ्लैश के लिए पहचानते हैं वो सफ़ेद वाली मुर्गी, दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉयलर्स। देखो दोस्तों, ब्रॉयलर्स कभी अंडा नहीं देती और जो लेयर्स होते हैं वो अंडे देते हैं। लेयर माने अंडे देने वाली मुर्गी, ब्रॉयलर माने जिसको काट के हम खाते हैं ओनली, जो सिर्फ टेबल पर्पस है, ड्रेसिंग उसका टेबल पर्पस। चिकन फॉर किचन के लिए चिकन जो है वो थी ब्रॉयलर। लेयर मुर्गी, लेयर माने अंडे ले करने वाली, अंडे देने वाली, वो मुर्गियाँ अंडे देती है, उसको ज़्यादातर फ्लैश के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो मुर्गियाँ हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए अंडे के लिए, उनका मैनेजमेंट अलग होगा। उनका प्रोटीन रिच डाइट, न्यूट्रिएंट रिच डाइट वो तो दोनों को लगेगा, लेकिन इनको और भी ज़्यादा प्रोटीन्स लगते हैं क्योंकि अंडे देने पड़ते हैं, बरोबर ना। इनको अलग अलग तरह से रिक्वायरमेंट होती है। ये मुर्गियाँ बढ़ती कम है, ब्रॉयलर मुर्गियाँ बढ़ती ज़्यादा है। 3 महीने 4 महीने में ये 2 किलो 2.5 किलो का बर्ड होता है ब्रॉयलर्स, सफ़ेद मुर्गियाँ। कहने का मतलब है कि जो पोल्ट्री बिजनेस है, पोल्ट्री, इसमें मुर्गियाँ, गीज, टर्कीज बहुत बड़े बर्ड होते हैं। अब इनका मैनेजमेंट कैसा करते हैं कि इनके लिए खास तौर पे हम इस तरह से घरा बनाते कि जो 3-4 फीट का कंस्ट्रक्शन होगा। ये 4 फीट कंस्ट्रक्शन है ब्रिक्स का पक्का वाला, और उसके बाद जाली होती है। 3 फीट के बाद जाली रखते हैं ताकि बर्ड्स को वेंटिलेशन की कमी ना हो। ये वाला जाली है, ये इसका कायदा होता है। 3 फीट बांधकाम और उसके बाद जाली, और स्लोपिंग तरह के जो इसके ये होते हैं वो स्लोपी होते हैं, रूफ्स, स्लोपी रूफ्स होते हैं। देयर मस्ट बी फुल वेंटिलेशन डे एंड नाइट। मुर्गियों को भी एक्सट्रीम वेदर से बचाना पड़ता है, अलग अलग से इनको वैक्सीन्स देने पड़ते हैं, एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, और खाना जो है इनका जो फूड है वो प्रोटीन रिच डाइट चाहिए। इनके लिए भी वही बात है कि हाइजीन इज़ वेरी कंपल्सरी। आप इतना याद रखो कि जो मतलब फ्लैश के लिए जो पर्पस है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रॉयलर्स। एग को देने वाले मुर्गियों को बोलते हैं लेयर्स। ओके, एक दिन का बच्चा, डे ओल्ड चिकन, एक दिन का बच्चा, डे ओल्ड चिकन, एक दिन का बच्चा इज कॉल्ड कॉकरेल। ये कुछ टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं, कॉकरेल में से सपोज आपको लेयर्स पालना है, ये लेयर्स पालना है अंडे देने के लिए, तो एक दिन के बच्चे में
सेक्स पहचानने के लिए जो प्रोसेस होती है, क्योंकि अंडे देने के लिए इस्तेमाल करने हैं तो भैया सिर्फ फीमेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल्स रिजेक्ट, ओनली फीमेल्स को सिलेक्ट करना, इसके लिए सेक्स पहचानना पड़ेगा एक दिन के बच्चे में, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सिंग, इसको बोलते हैं सेक्सिंग। और एक प्रोसेस होती है, मुर्गियां अगर हम एक जगह पे रखते हैं तो मुर्गियों में एक आदत होती है, वो चोंच मारते रहते हैं, खास तौर पे अगर एक आधा बर्ड अगर जख्मी हो गया तो बाकी के बर्ड उसको चोंच मार मार के मार डालते हैं और वो जख्म को बड़ा करते हैं। इसलिए उनकी जो बीक होती है दोस्तों, बीक बीक चोंच चोंच, इसको रगड़ के लेस शार्प करना पड़ता है, उसकी धार कम करनी पड़ती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डी बीकिंग। डी बीकिंग माने बीक को क्या करना है, लेस शार्प करना है, म्हणजे त्यांची चोंच बोथट करायची। ये प्रैक्टिस ऐसे जो आपको पोल्ट्री फार्मिंग में करनी है। पोल्ट्री फार्मिंग में आपको क्या क्या करना पड़ता, ये बातें करनी पड़ती है, बरोबर। ये डी बीकिंग करना पड़ता है, डी बीकिंग। उसके साथ पोल्ट्री का वैक्सीनेशन भी जरूरी होता है, ताकि उससे पोल्ट्री को जो है ना, वो बहुत सारी बीमारियां, हमारे जैसी बीमारियां हैं। पोल्ट्री को टाइफाइड होता है, पोल्ट्री को देयर इज बर्ड फ्लू नाम की वायरल बीमारी होती है, बर्ड फ्लू। पोल्ट्री को कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड, सर्दी, हमारे जैसी कॉमन कोल्ड पोल्ट्री को भी होती है, पोल्ट्री को भी बुखार आती है, टाइफाइड होता है उसको, पोल्ट्री को कॉमन कोल्ड होता है, पोल्ट्री को डायरिया होता है, डायरिया सबसे ज्यादा मौतों का कारण डायरिया होता है। इसीलिए जो आप वहां पे हैंडलिंग कर रहे हैं, आप एक आधे पोल्ट्री फार्म को अगर जिंदगी में कभी विजिट करें, मैं तो बोलता कि जनरल नॉलेज हो ना, पोल्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर किसी पोल्ट्री फार्म पे जाएंगे ना दोस्तों, वो आपको घुसने नहीं देंगे। यहाँ अपने परवनी के पास एक चेतक पोल्ट्री फार्म है, चेतक पोल्ट्री फार्म बहुत बड़ा है, पर डे लाखों अंडे वहां पे बनते हैं। अगर जाएंगे ऐसे किसी पोल्ट्री फार्म के पास, तो आपको एक चीज दिखेगी क्या, कि वहां एंट्री करने से पहले यू आर मतलब सैनिटाइज्ड, मतलब आपको वो एप्रॉन वगैरह पहनाते, हाथ वगैरह स्टेरिलाइज करते। कई पोल्ट्री फार्म्स के पास यूवी रेडिएशन से ये प्रैक्टिस करी जाती है। तो ये बातें हैं कि जिससे आपको पोल्ट्री को बचाना पड़ता है, नहीं तो इन्फेक्शन अगर हो गया तो सारे एक साथ खप जाते। सो यू मस्ट बी प्रोटेक्टेड, यू मस्ट प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस, ये एक बात है। सो दिस इज योर पोल्ट्री। पोल्ट्री इज फॉर एग्स पर्पस, फ्लेश पर्पस, फीदर पर्पस के लिए भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा फूल्स का इस्तेमाल होता है, डक्स एंड टर्कीज और गीज भी इस्तेमाल होते हैं। और पोल्ट्री का मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत अच्छे जगह पे करना चाहिए, जहाँ पे काफ़ी वेंटिलेशन है। उसके घर का तरीका मैंने बताया, बीकिंग बताया, सेक्सिंग बताया, वैक्सीनेशन करना है उसका। उसके साथ में जो है ना, वो पोल्ट्री को जो हम बोलते हैं वाटरिंग एंड फीडिंग जो है वो अलग अलग से होनी चाहिए, ताकि उनकी बीमारियां ना फैले। बर्ड फ्लू जैसी बीमारी अगर फैल जा गई, आपने देखा है कि बहुत एक हंगामा मचा था बर्ड फ्लू से, इट वॉज अ वायरल डिसीज, कई लोगों की जान ली थी और करोड़ों मुर्गियां एक साथ दफना दी थी। सो दिस इज द रिलेटेड प्रॉब्लम्स विद दिस पोल्ट्री। सो पोल्ट्री एंड डेयरी, ऐसे दो हेडिंग्स हमने आज देखे, रेस्ट ऑफ द पार्ट हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।